एंड वेलकम टू माय चैनल करियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेटिकर साहब के सेकेंड किंगडम के बारे में, यानी कि प्रोटिस्टा। वैसे तो प्रोटिस्टा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में ही इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन उस प्रोटिस्टा के अंदर फंगी को भी रखा गया था। ठीक, तो वहां पे फंगी का या फंगस का अलग से कोई किंगडम नहीं बना था, तो इसीलिए उस प्रोटिस्टा को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं वेटिकर साहब वाला प्रोटिस्टा। ठीक ना, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल आते हैं। ठीक, लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रोटिस्टा टर्म कहाँ कॉइंड हुआ था, तो वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कॉइंड हुआ था। ठीक ना, और उसको कॉइन कौन किए थे? हैकल साहब किए थे। आप बताया हूं मैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। अब होने को 6 किंगडम भी होता है और 4 किंगडम भी होता है। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? 16s आरएनए के बेसिस पे होता है। मैंने पिछले वीडियोस में बारे में चर्चा किया था। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा किंगडम प्रोटिस्टा। अब मोनेरा से थोड़ा सा हम लोग बेटर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएंगे। इसमें यूकैरियोटिक सेल यानी कि डेवलप न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक ना, जब डेवलप न्यूक्लियस होता है तो ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अब सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेंगे, तो इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सकता है। ठीक, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी यू प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता था, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता था जितना प्रोटिस्टा में होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक सेल ऑर्गेनेल का अपना एक काम होगा और फिर वो आगे बेटर करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व किए हैं। ठीक ना, ये हुआ इंट्रो अपना। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कुछ भी शुरू करने से पहले, ये अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड किंगडम है, वेटिकर साहब के और इसके पहले मैंने 2 वीडियोस पहले ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे डाल दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाके सारे वीडियोस को देखिए। और पहले पहले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पे भी 2 वीडियोस डाले हुए हैं, तो पूरा प्लेलिस्ट एक तरह से बन रहा है। तो आप लोग वो वीडियोस देखें पहले, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करें। ठीक, और मेरे वीडियोस में कुछ पेपर पेन लेके बैठे कुछ, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं ऐसे ही बोल देता हूँ जो कि लिखा हुआ नहीं रहता। आप स्क्रीन पॉज नहीं कर सकते। जो मैं हिंदी में बोलूँ उसको कोशिश कीजिएगा कि अपने लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में या बांग्ला में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप उसको कम से कम पॉइंट तो लिख ही लें। बाद में वो रिकॉल होने में बहुत ईजी होता है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा प्रोटिस्टा, उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जब भी कोई किंगडम पढ़ते हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक उसके बारे में पढ़ते ही हैं। उसके बाद फिर कुछ और मेरे तरफ से मोर ऑन प्रोटिस्टा होगा, उसमें कुछ प्लेट्स और फिर यूग्लिनॉइड के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट होता है अपना स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। ठीक ना, देखिए, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आज नहीं होगा। ठीक ना, मैंने डिसाइड किया है कि जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं उस पूरे चैप्टर पे कुछ क्वेश्चंस, 20 या 25 क्वेश्चन एक ही बार में, एक ही वीडियो में वो करा दूंगा। तो उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगा। अभी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में फिर इधर से टाइम जाता है और वो उतना फ्रूटफुल भी नहीं होता है। तो आफ्टर हम लोग कंप्लीशन ऑफ ए चैप्टर, अगर हम लोग क्वेश्चन करें तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि बायो में क्या है कि क्वेश्चन बनाने से भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मेरे तो खुद के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ही आए हैं। ठीक, तो क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर वगैरह। ठीक, अभी तो नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी बस अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बाद फिर जब भी आपका एक ये खत्म हो जाए, चैप्टर खत्म हो जाए, कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर बनाने का। कम से कम बोर्ड का ही प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन खोज खोज के बनाइए, या फिर मैं सॉर्ट आउट करके टेलीग्राम पे देता रहूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। ठीक, तो चीज़ों को आज शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन वही है, 40 मिनट तो आप लोग दे ही सकते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम के बारे में, और पूरे बायोलॉजी में सबसे बड़ा चैप्टर जो है यही क्लासिफिकेशन है। अभी तो हम लोग एनिमेलिया शुरू ही नहीं किया है, एलिमिलिया शुरू ही नहीं किया, उसका हर एक फाइलम का अलग वीडियो बनेगा। एक बहुत बड़ा वो भी है एक अपने आप में। और अभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज हम लोग पे नोन है, जिसमें से कि ना
1.5 to 1.6 मिलियन जो है एनिमल्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक ना। तो 0.9 मिलियन अप्रॉक्स हम लोग प्लांट को जानते हैं, तो प्लांट बहुत कम है हम लोग के नोन स्पीसीज में, एनिमल्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसका जो क्लासिफिकेशन है बहुत गहरा होता है। आप लोग अगर 9th अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो धैर्य रखें, सब पढ़ेंगे अपन, धीरे से पढ़ेंगे और सब समझते हुए आगे चलेंगे, और नोट्स प्रॉपर बनाइए और चीज़ों को रिवाइज कीजिए। आपको लगता होगा कि लिविंग वर्ल्ड एक बार पढ़ लिया, याद हो गया, समझ में आ गया, नहीं, उसको कुछ दिन बाद रिवाइज कीजिए, बहुत सारे टर्म्स आप भूल चुके होंगे उसमें, आई बेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं। इसमें वैसे सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि यूनिसेलुलर होंगे, बात ध्यान दीजिएगा, यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे, ठीक ना, यूकैरियोटिक सेल वाले होंगे, यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं उनको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं, यूकैरियोट्स। और जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो ये कोई बड़ा बात नहीं था, लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ उसमें। ये जो प्रोटिस्टा टर्म है, कल साहब ने खोजा था जब उन्होंने बात की थी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक ना। मैंने बताया था जब हम लोग क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, पहले वीडियोस में मैंने ये बात बताया हुआ है। इसके बाद प्रोटिस्टा को ऑफन बोला जाता है, अक्सर बोला जाता है कि मोनेरा और अदर किंगडम जो हायर किंगडम है उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। बिल्कुल है। अगर हम लोग बात करें प्रोटोजोआ के बारे में, तो प्रोटोजोआ जो है मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल है, ठीक ना। तो सर इसको एलिमेलिया में क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ को, एलिमेलिया में भी हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे मल्टी सेलुलर पढ़ते हैं, यहाँ पे यूनिसेलुलर पढ़ते हैं, ठीक ना। यूनिसेलुलर मजे कि एमीबा के बारे में पढ़ते हैं, जो भी एमीबॉइड है, सिलिएटेड है, फ्लैजिलेटेड है, ठीक ना, उस सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। यूनिसेलुलर जितने भी ये हैं ऑर्गेनिज्म है, और जो यूकैरियोटिक है, सब प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा में बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट काइंड का ऑर्गेनिज्म को डाल दिया गया, ये कोई एक टाइप है। अब यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड ना ही प्लांट जैसा नेचर शो करता है, ना ही एनिमल प्रॉपर हम लोग उसको बोल सकते हैं। वो प्लांट का भी नेचर शो करता है, एनिमल का भी नेचर शो करता है। अब इसको प्लांट ही में रखे, एनिमलिया में रखे, तो कुछ नहीं बचा, तो प्रोटिस्टे में डाल दिया गया। समझ रहे बात लो। तो इसी तरह से बहुत सारा एक्सेप्शनल केस हम लोग, जो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शनल होता है उसको हम लोग प्रोटिस्टा में डालते हैं। स्लाइम मोल्ड, ठीक, इसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, बताइए, ठीक। तो इसका स्लाइम मोल्ड ऐसे तो फंगस जैसा बिहेव करता है, उसमें सेल वॉल ही नहीं होता। हाँ, उसके वेजिटेटिव फेज में सेल वॉल नहीं होता, तो सर वो है क्या, फंगस है? अरे वो प्रोटिस्टा है, वो फंगस में नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत में शुरुआत में इसको फंगस में रखा गया था जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। स्लाइम वॉल्स के बारे में भी मैं बात करूंगा अभी। लेकिन माना जाता है कि जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल बने या प्लांट्स बने, फंगी जैसे कि प्लांट्स हुए, उसके बाद एनिमल्स हुए, जितने भी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर बने, सबका जो एंसिस्टर है वो प्रोटिस्टा ही है। और मोनेरा जो है वो इवॉल्व होके प्रोटिस्टा बना होगा, ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है। अब कैसे इवॉल्व हुआ, बैक्टीरिया कैसे क्या हुआ, ये इतना डीप में नहीं हम लोग को जाना, लेकिन हाँ माना जाता है कि प्रोटिस्टा जो है मोनेरा और अदर किंगडम का लिंक है, क्योंकि इवोल्यूशन का जो पीरियड है यहीं से शुरू हुआ था। ठीक, आगे बढ़े, चलिए कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करता हूँ। ध्यान से कैरेक्टरिस्टिक सुनिए, इंट्रो, ठीक है, तो आपको पता चला कि क्या क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक ध्यान से सुनिए, ये कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ेगा आपको, ठीक ना, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सबको पता है, यूनिसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक सेल कला होगा, ठीक ना। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कोलोनियल होगा। देखिए फ्री लिविंग भी होते हैं, प्रोटिस्टा फ्री लिविंग भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। तो यहाँ पे कॉलोनियल बोलना गलत नहीं है, फ्री लिविंग भी होते हैं, ईच एंड एवरी सेल अलग अलग भी घूम रहे हैं, और बहुत सारे सेल एक जगह गैदर हो गए तो उसको कॉलोनियल कहते हैं, ठीक ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सारे प्रोटिस्टा ना, मतलब 80-85% से ज्यादा प्रोटिस्टा एक्वेटिक होते हैं, और खासकर फ्रेश वाटर एक्वेटिक, डैम्प वाली जगह पे भी मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ पे पानी ज्यादा होगा वहीं पे ये प्रोटिस्टा मिलते हैं, तो एक्वेटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब अलग अलग होता है। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, आप यूग्लिना का ही बात कर लीजिए, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जब लाइट होता है तो फोटोसिंथेसिस करता है, जब लाइट नहीं होता है तो ये
प्रीडिएटर बन जाता है, कंज्यूमर बन जाता है, ठीक ना, पैरासिटिक नेचर शो करने लगता है क्या। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मल्टी न्यूट्रिशन होता है ये, मतलब कि ये पूरे प्रोटिस्टा, ठीक ना, मिक्स न्यूट्रिशन शो करता है। फोटोसिंथेसिस एनिमल भी, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले भी एनिमल्स होंगे या ऑर्गेनिज्म होंगे, और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले भी ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें। अब बात करते हैं इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे फ्लैजिला सिलिया, ठीक, यूग्लिना में फ्लैजिला होता है, लंबा सा पूंछ, ठीक, और पैरामीशियम में, जो कि चप्पल के शेप का पैरामीशियम होता है, बाय न्यूक्लिएटेड, ठीक, उसमें ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके सारे बॉडी के पार्ट में, उसको सीलिया कहते हैं। दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी मतलब चलने फिरने में हेल्प करता है। अब आप 11th में है, ठीक ना, 9th तक ये सही था, अब 11th में थोड़ा सा ज्यादा इसमें लिखना पड़ेगा आपको। अब ये जो फ्लैजिला है इसमें अरेंजमेंट होता है, 11 स्ट्रैंड होते हैं जो कि 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि एक स्पेशल केमिकल से बने हुए होते हैं जिसको ट्यूबुलिन कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक ना। 9+2 फॉर्म में होते हैं ऐसे, दो, अभी थोड़ा सा माउस वाला स्थिति है इसलिए पूरा गोल नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसे ही होते हैं। अब बीच में यहाँ पे 2 होता है और साइड से 9 होते हैं, ठीक ना, 8 पेयर में, 2 2 4 2 6, 2 8, यहाँ पे 2 और होंगे 8, और एक अकेला होता है, इसको हम लोग 9+2 का अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक। 9+2 का अरेंजमेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल, जब माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ेंगे साइटोलॉजी में, सेल में, तो हम लोग बहुत अच्छे से इस 9+2 अरेंजमेंट पे घुसेंगे, ठीक ना, तभी भी हम लोग को सीलिया और फ्लैजिला पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग को अभी समझ नहीं आया तो बस पढ़ लीजिए कि हाँ ऐसा होता है। ये जो प्रॉपर राउंड नहीं बना है पर लेकिन प्रॉपर राउंड होता है, बीच में 2 राउंड होता है जिसको +2 करते हैं, और बाकी चारों साइड 9 होता है। ये एक्चुअली एज ए स्केलेटन काम करते हैं। स्केलेटन हम लोग को क्या करता है, फ्रेम देता है, पहला बात, ठीक ना, वो काम तो है ही इसका, फ्रेम है, और दूसरा मूवमेंट में हेल्प करता है। स्केलेटन नहीं होगा तो आप चल पाइएगा नहीं ना, मूवमेंट में हेल्प करता है, यही यही स्केलेटल फॉर्म होता है फ्लैजिला के अंदर, जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ठीक ना। पैर, इसको ऐसे समझिए, पैर जो है, हम लोग का पैर जो है, लेग जो है, वो फ्लैजिला है, और पैर के अंदर जो हड्डी है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि किससे बना हुआ होता है, ट्यूबुलिन नाम के एंजाइम से बना हुआ होता है, ठीक। जेनेटिक मटेरियल में 2 या 2 से अधिक डीएनए होते हैं, ठीक। आगे बढ़े, इतना दूर समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, ये एक जनरल प्रोटिस्टा का फिगर है। जनरल प्रोटिस्टा का क्या, ये एक यूग्लिना है, ठीक ना, एक यूग्लिना है। यूग्लिना में ये जो लंबा सा पूंछ दिख रहा है इसको फ्लैजिला कहते हैं या फ्लैजिलम कहते हैं, ठीक। उसके बाद फिर एक स्टिग्मा या आई स्पॉट होता है। ये जो आई स्पॉट है ये लाइट सेंसिटिव होता है, जब भी आप यूग्लिना के ऊपर लाइट डालिएगा ना वो तलवनाने लगता है, एकदम एकदम तलवलाते तलवलाते इधर उधर भाग जाता है, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इसमें फोटो रिसेप्टर भी होता है, ठीक ना। ये माउथ है, ठीक, इनका ये माउथ है। कहा जाता है कि इनका जो सॉरी कहा जाता है कि इनका जो एंटेरियर इंड है, ठीक ना, एंटेरियर इंड है, ये ब्लंट होता है, यानी कि ये देखिए इस शेप का होता है, ठीक, और इसका पोस्टेरियर इंड जो होता है ये शार्प होता है, दिख रहा है, ठीक। और इनका बॉडी कैसा होता है, स्पिंडल शेप का होता है, यानी कि कुछ इस शेप का होता है, ये थोड़ा सा और अंदर जाएगा, ये ऐसा, ठीक ना, स्पिंडल शेप का होता है, ठीक। इसमें होता है स्टिग्मा आई स्पॉट, जो कि लाइट सेंसिटिव होता है, फोटो रिसेप्टर होते हैं जो कि लाइट को कैच करने में हेल्प। इसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन एक नया टर्म है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि शरीर में पानी को कम करना या बढ़ाना, लेकिन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि एक्सेस वाटर को ये अपने आप में समेट के रखता है, और जो भी वाटर जब ये रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है, पानी है, उसको यूग्लिना के बाहर कर देता है। इस यही काम होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का, ठीक।
गोल्गी apparatus होता है ग्लाइकोलिपिड्स और लिपिड का फॉर्मेशन के लिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, जिसमें ये जो ग्रेनुल दिख रहे हैं, दाना दाना दिख रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ये राइबोसोम है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है। न्यूक्लियोलस है जिसमें डीएनए और आरएनए और क्रोमेटिन फाइबर वगैरह अटैच होते हैं इससे। न्यूक्लियस है, ब्रेन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन यूग्लिना का ना सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल के जगह पे इसको पेरिप्लास्ट होता है, ठीक ना। पेरिप्लास्ट या बहुत सारे बुक में इसको पेलिकल भी लिखा हुआ रहता है, दोनों सही है। पेलिकल या पेरिप्लास्ट एक प्रोटीन का कवर होता है जो कि यूग्लिना के पूरे बॉडी को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, इलास्टिक हो जाता है, यानी कि इत्तू से जगह से भी ये यूग्लिना निकल जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में जो इत्तू से जगह होगा उसके उसके रिस्पेक्ट में ये निकल जाएगा, तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ये पेलिकल या पेरिप्लास्ट। समझ में आया। फ्लैजिला किस काम में आता है, लोकोमोशन के काम में आता है। ये फोटो रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे इनका माउथ होता है जहाँ पे ये इंटीरियर ब्लंट पार्ट है, ठीक, यहाँ पे ये माउथ होता है जिसको हम लोग साइटोसोम कहते हैं, ठीक। एक यहाँ पे रिजर्वॉयर होता है, ठीक, यहाँ पे यहीं पे रिजर्वॉयर होता है। रिजर्वॉयर का काम ये होता है कि कोई भी खाना या फिर कुछ भी रिजर्व स्टोर करके रखना, स्टोर करके रखने का काम होता है, ठीक ना। कभी अगर ये किसी बुक में दिखे तो घबराइएगा मत। समझ में आ गया। और जब इसमें सनलाइट के आसपास यूग्लिना रहते हैं तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब सनलाइट पे नहीं रहते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हेटरोट्रॉपिक नेचर के बन जाते हैं, ठीक ना। तब ये तो है तो एक्वेटिक एनिमल, तो ये हेटरोट्रॉपिक नेचर के बनते हैं। तो फूड जो आता है अलोंग विथ वाटर आता है, बहुत सारा वाटर भी अंदर आ जाता है बॉडी के। अब उस वाटर को बाहर निकालने का काम कौन करता है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करता है। समझ में आ रहा है बात। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यूग्लिना से सवाल पूछ दिया जाता है कभी कभार, नीट से भी में भी पूछा जाता है। अब क्या क्या खा सकते हैं ये जू प्लैंक्टॉन्स, ठीक, ये सब चीज खा सकते हैं, ठीक, जो भी इससे छोटा होगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोटिस्टा पे और थोड़ा सा बात करते हैं, अपन डाई एटम्स के बारे में बात करते हैं। डाई एटम होता है, डाई एटम यानी कि दो, डाई मतलब दो, समझ में ही आ रहा होगा। इसका जो सेल होता है ना, दो सेल आपस में ओवरलैप करता है और परफेक्टली फिट हो जाता है। जैसे कि साबुन का डिब्बी होता है ना, साबुन का डिब्बी पे अगर आप ढक्कन लगाइएगा तो एग्जैक्टली फिट हो जाता है, एकदम परफेक्ट फिट होता है। उसी तरह से डायटम्स का जो दो सेल ओवरलैप करता है वो एकदम फिट होता है। ये फिटिंग कहाँ से आता है पता है, ये फिटिंग उनके सेल वॉल से आता है, ठीक। सेल वॉल ऐसा होता है कि एक अगर डब्बा का काम कर रहा है तो ऊपर से ढक्कन का काम करेगा दूसरा वाला का सेल वॉल, ठीक ना। यही फिटिंग प्रोवाइड करता है। इसका डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में बात करते हैं, ये भी एक टाइप का प्रोटिस्टा ही है। डाइनोफ्लैजिलेट, इनका जो फ्लैजिला होता है वो बड़ा होता है, ठीक। बाई फ्लैजिलेट होता है ये, यानी कि दो फ्लैजिला होता है, एक बड़ा सा फ्लैजिला होता है, एक छोटा सा फ्लैजिला होता है, ठीक ना। छोटा फ्लैजिला कर्व होता है थोड़ा सा, ठीक। ये मोटाइल होता है, मतलब कि चलने फिरने में सक्षम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें लोकोमोटरी और ऑर्गेनेल है, ठीक ना। उसके बाद फिर फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है। पहले क्या होता है, मतलब प्रीडोमिनेट, पहले ना जो मोस्ट एवेंडेंट कलर था डाइनोफ्लैजिलेट का वो गोल्डन ब्राउन था, लेकिन आजकल येलो, ग्रीन, रेड और ब्लू भी मिल रहा है, ठीक ना। अब रेड टाइड के बारे में सुना होगा आपने। रेड टाइड जो है, ये रेड टाइड ये भी इसी डाइनोफ्लैजिलेट के कारण ही आता है, ठीक ना। ये दो डाइनोफ्लैजिलेट हैं, इनके कारण आता है, जो कि लाल दिखते हैं, ठीक, और बहुत सारे नंबर्स में होते हैं। जब भी टाइड आता है ये लाल बहुत सारा रहता है, तो लगता है क्या कि रेड कलर का सी हो गया है, तो इसीलिए इसको रेड टाइड कहते हैं, ठीक। यूग्लिना के बारे में मैंने बताया ही था कि पेलिकल होता है इनमें, ये नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, इनका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होता है इसी पेलिकल की वजह से, ठीक। और ये यूनिसेलुलर होता है, फ्लैजिलेट्स होते हैं, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है इसमें। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं जब सनलाइट होता है, और प्रीडिएटर यानी कि कंज्यूमर की तरह बिहेव करते हैं जब सनलाइट नहीं होता है, ठीक। अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। अब स्लाइम मोल्ड थोड़ा सा ना, मतलब बहुत गड़बड़ चीज है ये, ठीक ना। इसको पता ही नहीं चल रहा था साइंटिस्ट को कि इसको रखे कहाँ, ठीक। पहले पहले लगा था कि
मिक्स पहले पहले लगा था कि ये फंगी जैसा है, ठीक ना। डेड एंड डिके सब्सटेंस में हम लोग को मिलता है, डेड एंड डिके सब्सटेंस को ये फीड करता है, तो यानी कि फंगी जैसा है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको फंगस में ही रखा गया था, ठीक। तभी इसको कौन सा क्लास मिला था याद रखिएगा तभी उसको मैक्सोमाइसिट्स क्लास मिला था, ठीक। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम डी बैरी था, ठीक ना। सही नाम अगर बोले तो डी बैरी ही नाम था। वो देखें कि ये ना सेल वॉल तो इसमें है नहीं, कुछ कुछ जो इसका फंक्शन मतलब कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है ये एनिमल जैसा है। तो ये इनको ना मतलब एक नया नाम दिए, ठीक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है एनिमल से, ठीक, स्लाइम मॉल्स। तो ये इनको माइसिटोजोआ करके बुलाने लगे, ठीक ना। वो भी नाम पड़ा इसका, कब पड़ा था ये भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ही पड़ा था। तभी ये बात उठा कि भाई साहब ये तो फंगी में रहने लायक ही नहीं है, इसमें सेल वॉल ही नहीं है। तो कहाँ रखे कहाँ रखे कहाँ रखे, जो कहीं नहीं जाता वो किस में जाता है, प्रोटिस्टा में जाता है, क्योंकि ये लिविंग है। लिविंग है तो किसी ना किसी क्लासिफिकेशन में रखना पड़ेगा। अब वायरसेस का क्या है कि वो लिविंग तो है लेकिन वो होस्ट के अंदर लिविंग है, होस्ट के बाहर जैसे ही गया वो नॉन लिविंग हो जाता है, इसीलिए उसको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिला, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो जनरली जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक ना। फ्री लिविंग होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर मिल जाते हैं, बहुत अम, सड़ता गलता हुआ जो लकड़ी का बड़ा बड़ा टॉग्स लॉग्स होता है उस पे मिल जाएंगे, ठीक ना। अब इसका जो दो पीरियड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एक वेजिटेटिव पीरियड होता है जब वो सेक्स रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं, और एक रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है जब वो रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक ना। वेजिटेटिव पीरियड्स में इनके पास सेल वॉल नहीं होता, इनके पास सेल वॉल नहीं होता। कभी कभार इस टर्म को सेल वॉल, नॉट हैविंग सेल वॉल को, कभी कभार नेकेड प्रोटोप्लास्ट नॉट मतलब कि नेकेड प्रोटोप्लास्ट करके बोला जाता है, यानी कि उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो नेकेड होता है, सेल वॉल से कवर्ड नहीं होता। तो कंफ्यूज मत करना, ठीक। तो इनके वेजिटेटिव पीरियड में सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन जब ये स्पोर फॉर्म करते हैं तो इनका स्पोर से बना हुआ सेल वॉल से इनक्लोज्ड होता है, ठीक ना। ये याद रखने वाला बात है। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ये दोनों टाइप का हो सकता है, सेक्सुअल भी और ए सेक्सुअल भी। इसीलिए स्लाइम मॉल्ट्स ना दो टाइप के हो सकते हैं, ए सेलुलर और सेलुलर स्लाइम मॉल्ट्स। कैसे होते हैं मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तो एग्रीगेशन से ये प्लाज्मोडियम जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ए सेलुलर, ठीक। प्लाज्मोडियम जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें फ्रूटिंग, और फिर वो आगे डेवलप करके फ्रूटिंग बडीज बन जाता है। वही फ्रूटिंग बडीज, ठीक, स्पोरेंजियम की तरह, फ्रूटिंग बडीज स्पोरेंजियम की तरह दिखते हैं, और वो स्पोर बियर करते हैं, बहुत सारे स्पोर रहता है। अभी मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। वो जो स्पोर रहते हैं वो स्पोर सेल वॉल से इनक्लोज रहता है, उनका सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ रहता है। और वो स्पोर मतलब वो स्पोर डिस्पर्स कैसे करते हैं, डिस्पर्जन होगा ही उनका, डिस्पर्जन उनका एयर से होता है जनरली, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल मेरे ख्याल से नीट में पूछा हुआ है, ठीक। यही सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो उनका कहाँ शुरू किया जाए, यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये हैप्लॉइड स्पोर है, हैप्लॉइड करने का मतलब एन, ठीक। नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो पेयर में नहीं है, ठीक ना, अनपेयर्ड क्रोमोसोम, ठीक। हम लोग में कितना पेयर, 23 पेयर है, यानी 46 क्रोमोसोम है। तो इसमें पेयर नहीं होता, इसी को हैप्लॉइड सेल कहते हैं, ठीक ना। तो हैप्लॉइड स्पोर है, ठीक। हैप्लॉइड स्पोर फ्री एमिबॉइड जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक। थोड़ा सा मैच्योर हुआ, एमिबॉइड जैसा बिहेव करने लगा, फिर थोड़ा सा ग्रो किया और मल्टीप्लाई किया, बहुत सारा एमिबॉइड जैसा शेप बन गया। अब एग्रीगेशन से, यहाँ से आइए यहाँ, ठीक। एग्रीगेशन से कुछ इस टाइप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसी को तो हम लोग सूडो सूडो सूडोपोडिया कहते थे, ठीक ना। अब ये सूडोपोडिया जैसा दिख रहा है आपको, इसको इसमें ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक। अभी मैंने बात किया था यहाँ पे
सूडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, उसके बाद फिर ये प्लाज्मोडियम जैसा बॉडी बनाता है, सूडोप्लाज्मोडियम कहते हैं इसको। ठीक, ये ए सेलुलर होता है। उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे मैच्योर होते होते फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पोर्स रहेंगे। ठीक, और ये फ्रूटिंग बॉडी फिर स्पोर से टूटेगा, स्पोर फिर वापस से फ्री एमीबा जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। इसको एमीबॉइड एमीबॉइड शेप भी कहते हैं, यानी कि इरेगुलर शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होगा। इसके बाद जब इनको सेक्सुअल जैसा अगर इनका ये होगा तो उसके बाद फिर ये फ्यूजन करेंगे। ठीक, ने जैसा ही अपोजिट मैटिंग टाइप, यानी कि अपोजिट मैटिंग टाइप से मिलके दो एन मिलके, ठीक, अब ये दो एन से मैटिंग करके ये डिप्लॉयड यानी कि 2n बना लेंगे। अब पेयर आ गया क्रोमोसोम में, फिर एग्रीगेशन होगा, फिर मियोसिस होगा। एक मियोसिस से चार चार एन टाइप के सेल बनेंगे। ठीक ना, ये चार एन टाइप के सेल बना। उसके बाद फिर ये अंदर एक मैक्रोसिस्ट में, एक प्रोटेक्टेड एरिया में, मैक्रोसिस्ट में ये होते रहता है मियोसिस, बहुत सारा नंबर ऑफ स्पोर्स बन जाता है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे आके जर्मिनेट कर जाते हैं, फिर से स्पोर बनता है, फिर से कोई साइकिल चलता है। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, फेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल करता है। तो दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोटोजोआ के बारे में बात करते हैं। ये प्रोटोजोआ हम लोग को एनिमल्स में भी पढ़ना है, और एनिमल में जो प्रोटोजोआ पढ़ना है वो जो होता है वो मल्टी सेलुलर प्रोटोजोआ पढ़ना है। ठीक, तो वहां पे भी मैं यूनिसेलुलर की बात कर दूंगा थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है, सारे के सारे प्रोटोजोआ देखो एनिमल्स है। प्रोटोजोआ क्या है? एनिमल्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स है। ठीक ना, तो प्रोटोजोआ ऑब्वियसली ऑटोट्रॉपिक होगा नहीं, हेटरोट्रॉपिक होगा। वो अपना लाइफ पैरासाइटिक नेचर से ही पूरा का पूरा लाइफ निकालता है अपना। ठीक, ये प्रिमिटिव रिलेटिव है, यानी कि मोस्ट सिंपलेस्ट एनिमल्स है। ठीक ना, ये एमीबॉइड जो होते हैं जैसे कि एमीबा, एंटमीबा, ठीक ना, वो सूडोपोडिया से अपने फूड को कैप्चर करते हैं। वो लोग सूडोपोडिया से फूड को कैप्चर कर रहे हैं, और एंटमीबा जो है वो पैरासिटिक नेचर का होता है। हम लोग को ये बात पता होना चाहिए। उसके बाद फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। सिलिएटेड जो होते हैं मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, पारामीशियम में। ठीक ना, और स्पोरोजोन्स जो होते हैं उनका जो स्पोर बनता है, स्पोरेंजियम से जब स्पोर बनता है, ठीक, नॉट एग्जैक्टली द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम फंगस का एक ये है, कहते हैं नेचर है। इसीलिए यहाँ पे जो ये स्पोरेंजियम जैसा दिख रहा है फ्रूटिंग बॉडी, इसीलिए कभी कभार इसको कंपेयर कर दिया जाता है कि ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है स्पोर फॉर्मेशन से, ये फंगस जैसा करता है। ठीक, तो यहाँ पे स्पोरेंजियम नहीं बनता। तो उनका जो स्पोर होता है, जो मेन मुद्दा है यहाँ पे, उनका जो स्पोर होता है वो बहुत इन्फेक्शियस होता है। ठीक, आगे कुछ नाम याद रखना। अब आप लोग 11th में आ गए, तो अब ना बिना एग्जाम्पल के कुछ भी मत पढ़ना, एग्जाम्पल चाहिए। ठीक ना, खोजो एग्जाम्पल। एमीबॉइड में एमीबा, एंटेमीबा, सिलिएटेड पारामीशियम, स्पोरेंजियम, प्लाज्मोडियम, याद होगा प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। ठीक ना, क्या है? प्रोटोजोआ है। ठीक, यस, ये एमीबॉइड हो गया, ये सिलिएटेड है, ये भी सिलिएटेड है, ये फ्लैजिलेटेड है, और ये वाला जो नीचे दिख रहा है ये कैसा है? ये स्पोरोजोन्स है। ठीक ना, तो आज का प्रोटिस्टा वाला जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार फिर से देखिए। कुछ टर्म्स नए हैं जिनको आप पहले से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, हो सकता है आपका बेस थोड़ा सा हिला हुआ हो, जिससे कि बहुत सारा बात समझ में ना आया हो। तो एक दो बार वीडियो को देखें जिनसे कि बात क्लियर हो जाए। अगर मेरे स्लाइड्स में अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो यानी कि बहुत गड़बड़ बात है। मेरे स्लाइड्स में एटलीस्ट दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से इतना मेन बात मैं बता पा रहा हूँ। एज एज पर एनसीईआरटी अपन चल रहे हैं, और इतना तो आना ही चाहिए, और इतना काफ़ी है आपके बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। जैसे मैं बताता हूँ वैसे लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कैरियर पावर को। और
फैलाइए यार वीडियो को। लाइक्स व्यूज आ ही नहीं रहे, थोड़ा सा मोटिवेटेड फैक्टर होता है। अगर आप इतना मेहनत करें, 2-3 घंटा अगर आपको लगे, एडिट करें, उसके बाद फिर आप डालें वीडियोस को और कुछ ज़्यादा खास रिस्पॉन्स आए नहीं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है बंदा, ठीक ना। तो शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियोस को, और फिर कमेंट कीजिए कि आपको कैसा, कुछ अगर मॉडिफिकेशंस वगैरह चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप बताइए उसको कमेंट के जरिए, ठीक ना। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।